बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी जो एक लेक्चर की सीरीज़ चल रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, तो उस पे आज हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। चैप्टर 2 है द बिजनेस टैक्सेस एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। तो इसमें हमने बिजनेसेस के बारे में पढ़ लिया, डेप्रिसिएशंस के बारे में पढ़ लिया, फिर अब हम टैक्सेस के बारे में कुछ पढ़ लिया और कुछ बाकी इसमें हम पढ़ेंगे और फिर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। अगर हम बात करें अदर टैक्सेस इशू, तो वो क्या होते हैं? अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। एक अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स क्या है? क्योंकि हम यूएस की बात कर रहे हैं, इसमें सारा बुक यूएस के रिलेटेड लिखी गई है, तो इधर तो हम उसके बारे में बताएंगे, साथ साथ मैं जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो भी आपको बताता जाऊंगा, ताकि आप इसको समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर हम करें अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इज अ स्पेशल टैक्स विच इज इक्वल टू 20% ऑफ अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इनकम, टैक्सेबल इनकम, generally not equal to the taxable income. Corporations pay the minimum of AMT, alternative minimum tax, और रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी। तो ये कंपनीज जो होती हैं उनको देना पड़ता है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। अगर हम क्वार्टरली टैक्स की टैक्स पेमेंट की बात करें, तो यूएस में रिक्वायर्स कॉरपोरेशन टू पे 20% ऑफ देयर एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स लाइबिलिटी ऑन द 15th ऑफ अप्रैल, जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो जो पाकिस्तान में होता है, इसमें भी सेक्शन 147 के नोटिस आने शुरू हो जाते हैं एडवांस टैक्स पेमेंट के, कि जिन्होंने टैक्स, उसमें भी एस्टिमेट किया जाता है पिछले साल से कि टोटल आपका टैक्स पेमेंट इतनी थी, तो इसमें आपने वो क्वार्टरली उसको पे कर दें। तो इसी तरह उसके भी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे होती जाती हैं, तो फिर एंड पे जब रिटर्न फाइल होती है तो उसमें वो सारी एडजस्ट हो जाती हैं। तो इसमें भी यही सिस्टम है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट डिडक्टेबिलिटी की, तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है इज द इंटरेस्ट पेड ऑन आउटस्टैंडिंग डेट एंड इज टैक्स डिडक्टिबल। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से बहुत सारी कारपोरेशंस जो हैं वो अपनी इक्विटी से डेट की तरफ जाती हैं। जब इक्विटी आप इन्वेस्ट की हुई है तो इक्विटी से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो आपको कोई डिडक्टिबल अलाउंस नहीं मिलता। लेकिन अगर आप डेट लेते हैं तो डेट में ये होता है कि आप उसको जो उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आपको डिडक्टिबल अलाउंस मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी टोटल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम, वो कम हो जाती है उतने से जितना डिडक्टिबल अलाउंस है, तो फिर आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो इस तरह कंपैरिजन अगर करें हम इक्विटी और डेट पे, तो उसमें फिर डेट में आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो ये कंपनीज जो हैं ये फिर इसको कंपैरिजन करती हैं कि किस तरह से हम किस लेवल पे ला के खड़ा करें। ये ना हो कि हम डेट ज़्यादा ले लें, टैक्स तो बचाएं, लेकिन हमारे जो शेयर वैल्यू गिर जाए, कि लीवरेज ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर इसको बैलेंस करती हैं कंपनीज। अगर हम कैश डिविडेंड की बात करें, तो इस पे टैक्स है इज द कैश डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ अर्निंग टू शेयर होल्डर्स एंड इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। तो इस पे डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं मिलता, क्योंकि शेयर्स जो हैं ओनर्स को मिलते हैं, तो वो जब बल्कि ओनर्स को देते हैं तो उस पर और टैक्स लगता है, तो इस तरह डबल टैक्सेशन का भी इफेक्ट होता है। अगर हम करें बात के आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि उस पर जितना हुआ होता है मल्टीप्लाई भी 1 माइनस रेट ऑफ टैक्स रेट क्या होगा, तो जितना टैक्स रेट होगा उसको एक्सपेंस से 1 माइनस करके तो उसको मिल जाएगा उतना आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो पड़ेगी। 10 डेट फाइनेंसिंग हैज़ अ टैक्स एडवांटेज। तो ये है कि टैक्स एडवांटेज क्योंकि इसमें मिलता है, तो इसलिए जो है कंपनीज वो डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाती हैं। अगर हम बात करें हैंडलिंग कारपोरेट लॉसेस एंड गेन्स, तो उसमें क्या है, ये यूएसए के लॉ के मुताबिक ये है, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यूएस में कहते हैं कारपोरेशंस दैट सस्टेन अ नेट ऑपरेटिंग लॉसेस कैन कैरी दैट लॉस बैकवर्ड, के बैक को भी उसका अगर कोई लॉस है तो उसका जाके भी रिफंड ले सकते हैं। पिछले सालों में अगर कोई टैक्स दिया है तो उसका वो रिफंड ले लेंगे। कैरी बैक 2 ईयर एंड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड फॉर 20 ईयर, कि अगर लॉस आ रहा है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू 20 ईयर्स से, टू ऑफसेट ऑपरेटिंग गेन इन द दोज ईयर्स, के जो लॉस हुआ है उसको ऑपरेटिंग
प्रॉफिट के अगेंस्ट से सेट कर सकते हैं। लॉसेज आर जनरली कैरीड बैक फर्स्ट एंड देन फॉरवर्ड स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट ईयर विद ऑपरेटिंग गेन्स। तो ये है कि पहले तो उसका जो लॉस हुआ है उसको कैरी बैक करते हैं, कि बैक से जाके वो रिफंड ले लेते हैं, तो फिर अगर उधर ना एडजस्ट हुआ तो फिर आगे जाके उसको फॉरवर्ड करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल दें कारपोरेट लॉस की, जो गेन एग्जांपल की है, लिसा मिलर इज द एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग लॉस at Basket Wonder BW in 2003. The following timeline shows the operating income and losses. What impact does the 2007 loss have on the BW? कि अगर 2007 में अब उसको लॉस हुआ है, तो अगर हम उसके एसेट्स को देखें, 2004 में वो प्रॉफिट में थी, $150,000 से प्रॉफिट में थी, 2005 में $150,000 प्रॉफिट में थी, 2006 में $100,000 प्रॉफिट में थी, लेकिन 2007 में जाके उसको लॉस हो गया $500,000। तो अब ये जो लॉस है ये फॉरवर्ड तो हो सकता है, वो पाकिस्तान में ही है ये, लेकिन ये यूएस का कह रहे हैं कि वो बैकवर्ड भी हो जाएगा और पिछले में जाके उसको रिफंड मिल जाएगा। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। तो इस तरह से ये होगा, द लॉस कैन ऑफसेट द गेन इन ईच ऑफ द ईयर 2005 एंड 6, क्योंकि पिछले 2 साल तक चल सकता है। दी रिमेनिंग $250,000 जो होंगे कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 2008, यानी कि बैकवर्ड 2000 तक जाएगा, लेकिन फॉरवर्ड जो है वो अप टू 20,000 जा सकता है, 20 ईयर्स तक जा सकता है। इम्पैक्ट क्या होगा? द टैक्स रिफंड फॉर द फेडरल टैक्सेस पेड इन 2005 एंड 6। अब क्योंकि हमने जब पिछले हमने एग्जांपल देखी थी तो ये इसको प्रॉफिट आ रहे थे, अब 2007 में जब इसको लॉस हुआ तो क्या करेगा जी, वो अपना पिछले 2 साल जितना जितना भी था, मतलब टैक्स 2005 में दिया $150,000 और 2006 में दिया $100,000। अब जितना टैक्स दिया उतने का उतना उसको रिफंड मिल जाएगा पिछले 2 साल तक। अब इसका $250 तो रिकवर हो गया, बाकी जो है ये इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा फॉर 2008 के लिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है बिजनेसेस के लिए कि उनको लॉस हो तो पीछे भी से भी रिफंड मिल जाता है। जनरली द सेल ऑफ द कैपिटल एसेट एज डिफाइंड बाय द IRS इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज सिस्टम द जनरेट अ कैपिटल गेन। जब हम एसेट्स को बेचते हैं तो उसमें कैपिटल गेन एक हमें गेन होता है। जैसे कि हम अगर हम सोर्सेज ऑफ इनकम की बात करें, उसमें पहला जो है वो एम्प्लॉयमेंट है, सैलरी है, दूसरा है रेंटल इनकम आती है प्रॉपर्टी से, तीसरा जो है वो बिजनेस इनकम है, और चौथा जो हेड है पाकिस्तान में वो कैपिटल गेन के बारे में है कि कैपिटल गेन जो आप अपना कैपिटल एसेट बेच के जब उसकी जो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में फ़र्क करते हैं तो आपको गेन आता है। एसेट सेल्स फॉर मोर देन द ओरिजिनल कास्ट। तो अगर कैपिटल लॉस कब आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका वो सेल प्राइस वो कम होगी, तो फिर इससे आपको कैपिटल लॉस भी आ सकता है। तो ऑफन हिस्टोरिकली कैपिटल गेन इनकम हैज़ रिसीव्ड मोर फेवरेबल US टैक्स ट्रीटमेंट दैन द ऑपरेटिंग इनकम। तो अब अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में तो वो 15% है, पहले साल में प्रॉफिट है। अगर प्रॉपर्टी की बात करें दूसरे साल में वो 2.5% कम हो जाता है और 6 साल बाद उस पर गेन पे टैक्स रहता नहीं है। लेकिन अगर US की जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें है करंटली द कैपिटल गेन्स आर टैक्सड एट ऑर्डिनरी इनकम टैक्स रेट फॉर द कॉरपोरेशन आर द मैक्सिमम ऑफ 35%। तो जो कॉरपोरेशन के रेट हैं तो गेन टैक्स का भी वही सेम रेट है जो नॉर्मल रेट जिसको हम कहते हैं। तो कैपिटल लॉसेस जो हैं आर डिडक्टिबल ओनली अगेंस्ट द कैपिटल गेन। तो कैपिटल लॉस जो होगा वो अगेन कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है, दूसरे किसी प्रॉफिट के अगेंस्ट नहीं एडजस्ट हो सकता। इसके मुताबिक तो ये आ रहा है। तो अगर हम पर्सनल इनकम की बात करें तो पर्सनल इनकम टैक्स जो US में है हैज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, जैसे कि पाकिस्तान में भी प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है विद द फोर टैक्स ब्रैकेट्स दैट इज 10%, 15%, 25, 28, 33 एंड 35। तो 6 हैं ये। तो इसमें पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि वो पहले 6 लाख तक एग्जैम्प्ट है टैक्स, पर्सनल टैक्स में जाएंगे, फिर पहले 5% होता है, फिर 7.5% होता है, 10, 12 और इसी तरह जाके 35% मैक्सिमम हो जाता है। द करंट मैक्सिमम कैश डिविडेंड मोस्ट ऑफ द कैपिटल गेन टैक्स रेट्स इज 15%। तो जो कैश डिविडेंड पे पाकिस्तान पे भी 15% ही टैक्स का रेट है।
पर्सनल इनकम टैक्सेस आर डिटर्मिन्ड बाय टैक्सेबल इनकम, फाइलिंग स्टेटस एंड वेरियस क्रेडिट्स। तो ऐसे ही होता है कि जो उसको क्रेडिट मिलेगा या उसको एडजस्टमेंट मिलेगी जो अपनी रिटर्न फाइल करेगा। पाकिस्तान में भी सेम सिस्टम है। रिजल्ट इज दैट द लो इनकम इंडिविजुअल्स पे नो फेडरल टैक्सेस। हाँ ऐसे ही है, जैसे कि मैंने पाकिस्तान में भी बात बताई कि अगर 6 लाख तक है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड द अदर्स में फ्लक्चुएट बिटवीन द मार्जिनल रेट्स। तो बिजनेस के अगर हम बात करें, बिजनेस इंटरैक्ट कंटिन्यूसली विद द फाइनेंशियल मार्केट। ज़ाहिर है बिजनेस ने फाइनेंशियल मार्केट से तो उसका इंटरैक्ट बना ही रहना है कि जब फाइनेंशियल मार्केट से उसने लेनी है, इक्विटीज़ अपनी बेचनी है, शेयर्स बेचने हैं या उसने लोन लेना है तो फाइनेंशियल मार्केट से रहेगा। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? आर कंपोज्ड ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसीजर्स फॉर ब्रिंगिंग बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टूगेदर। फाइनेंशियल मार्केट वो है जहां जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ख़रीदने वाले हैं बायर वो भी आते हैं, जो सेल करने वाले हैं वो भी आते हैं, तो वो फाइनेंशियल मार्केट है। उसमें वो इकट्ठे होते हैं, तो जो ख़रीदने वाले हैं उन्होंने ख़रीद लेना है, बेचने वालों ने बेच देना है। द पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज़ टू एफिशिएंटली एलोकेट सेविंग्स टू अल्टीमेट यूज़र, कि वो अल्टीमेट यूज़र तक फ़ौरन पहुंच जाए और जो उसकी मार्केट ख़रीदना चाहता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना चाहता है। तो अगर मैं फ़्लो ऑफ फंड्स की बात करूं तो फ़्लो ऑफ फंड्स का ये बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। ये अभी मैं सारा आपको कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। कि एक होता है सेविंग सेक्टर। सेविंग सेक्टर वो है जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, उसने सेव किया हुआ है। वो क्या करेगा? वो फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा अपना पैसा देने के लिए, कि उस पर वो प्रॉफिट कमाने के लिए फाइनेंशियल मार्केट में लोन देने के लिए जाएगा। या फिर वो इन्वेस्टर सेक्टर के पास जाएगा, इन्वेस्टर सेक्टर को लोन देगा, या ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के थ्रू फाइनेंशियल सेक्टर को लोन देगा। या फिर ये होगा, ये भी इंटरमीडियरी फाइनेंशियल सेक्टर के पास चला जाएगा सेविंग सेक्टर वाला, और इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाला भी फाइनेंशियल सेक्टर के पास आएगा, ये इससे लेगा और इसको दे देगा। तो इस तरह से बीच में फाइनेंशियल ब्रोकर्स भी होंगे जो फाइनेंशियल सेक्टर के साथ किसके अरेंज कर रहे होंगे, किसको देने हैं लोन्स देने के लिए। तो फिर इनमें से वो फाइनेंशियल ब्रोकर के साथ भी सेविंग सेक्टर में से जा सकता है, और फाइनेंशियल ब्रोकर जो है इन्वेस्टर सेक्टर को भी दे सकता है। इसी तरह ये जो होगा सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट से भी टच है और सेविंग सेक्टर से भी टच है। सेविंग सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर है जो आगे फ्लो करेगा, तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है वो जो रिसीव करेगा। तो ये सारे इसके इंटरमीडिएट्स हैं। तो अगर अब हम बात करें कि ये क्या हैं चीज़ें, इसमें इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स की अगर बात करें, जो हमने इन्वेस्टमेंट सेक्टर का कहा था, तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है वो बिजनेसेस हैं जिसमें पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट को चाहिए हो सकता है, या हाउस होल्ड के लिए भी चाहिए हो सकता है पैसा, तो वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर ये होगा। तो इसी तरह अगर हम सेविंग सेक्टर की बात करें तो सेविंग सेक्टर वो है जिनके पास पैसा है, हाउस होल्ड है, किसी के पास पैसा था उसने रखा है तो वो उसको बेच देगा। बिजनेसेस हो सकते हैं या गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी दे सकती है। तो फिर इसी तरह फाइनेंशियल ब्रोकर्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ब्रोकर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं या मॉर्टगेज बैंक होते हैं, जो मॉर्टगेज पे देते हैं, या इन्वेस्टमेंट बैंक का पैसा देते हैं इंडस्ट्री को, वो फाइनेंशियल ब्रोकर हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बेसिकली कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो सेविंग के लिए पैसे डिपॉजिट्स लेते हैं और लोन देते हैं। सेविंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो हैं वो इंश्योरेंस के लिए सेविंग्स करती हैं, इंस्टॉलमेंट इकट्ठी करती हैं। लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है, वो इसकी कैपिटल हो सकती है इंश्योरेंस, या फिर गुड्स पे हो सकती है। तो पेंशन फंड्स हैं, जैसे कि पेंशन फंड के लिए शुरू से एक फ़ंड बन जाता है जिसमें हर एम्प्लाई के पैसे कट के जमा होते जाते हैं जो उसको पेंशन के तौर पे मिलने होते हैं। तो वो एक फ़ंड में एंड सम अमाउंट होती है जो कहीं इन्वेस्ट कर सकता है। इसी तरह फाइनेंस कंपनीज़ हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ से फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। अब सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हो सकता है आपका, ऑन द काउंटर मार्केट हो सकती है, ऑन द काउंटर भी हो सकती है ओटीसी, और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन भी हो सकता है। अब
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलोकेशन ऑफ फंड। तो फंड्स जब लेते हैं तो उसको एलोकेट किस तरह से करते हैं। फंड्स विल फ्लो टू इकोनॉमिक यूनिट्स दैट आर विलिंग टू प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न होल्डिंग रिजल्ट कंसल्टेंट। तो फंड्स जो किन को दिए जाते हैं कि जहाँ से एक्सपेक्टेशंस हो के उधर से रिटर्न अच्छा आएगा, ठीक है, तो उनको एलोकेट किए जाते हैं, उस सोर्स को किए जाते हैं जहाँ से अच्छा रिटर्न आएगा। In the rational world, the highest expected return will be offered only by those economic units with the most promising investment अपॉर्चुनिटी के जहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉमिस की जाती हैं ज़्यादा, तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो फंड्स हैं वहाँ ही हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, सेविंग्स टेंड टू बी एलोकेटेड टू द मोस्ट एफिशिएंट यूज़र। तो जो एफिशिएंट यूज़र हैं उनके लिए सेविंग्स वाले अपनी सेविंग्स उनको देते हैं, वो एफिशिएंटली काम करते हैं तो कुछ इनको भी देते हैं और अपना भी प्रॉफिट कमाते हैं। तो अब अगर एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो ये बात है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो परसेंटेज में आ रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, और ये रिस्क है। अब अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको यहाँ से ये मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न है जिस पे कोई रिस्क नहीं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मिनिमम है इन प्रोडक्ट्स का, लेकिन रिस्क कोई रिस्क नहीं है कि अगर आप यूएस ट्रेजरी बिल ले लेते हैं, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ है, इस पर कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइम ग्रेड कमर्शियल पेपर लेते हैं तो प्राइम ग्रेड कमर्शियल पेपर में ये है कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न वो तो थोड़ा बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो जहाँ था आपको यहाँ मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। लेकिन उसके साथ क्या होगा, आपका थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, आपको थोड़ा रिस्क बियर करना पड़ेगा, देन आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न इसका मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं और रिटर्न लेना चाहता हूं तो आप फिर नेक्स्ट स्टेज में जब जाएंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और बढ़ जाएगा लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, लेकिन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो अब ये ट्रेंड ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आपका रिटर्न बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। तो इस पे वो मकूला आता है कि मोर रिस्क मोर यू अर्न, ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा आप कमा सकेंगे। तो अब हम अगर स्पेकुलेटिव मार्केट में अगर जब जाते हैं, स्पेकुलेटिव कॉमन स्टॉक में जाते हैं, तो आप देखें इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न है, जहाँ लाइन भी ख़त्म हो गई, लेकिन इसके साथ इसका रिस्क भी सबसे ज़्यादा है। तो मीन ये है कि जितना आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। व्हाट इन्फ्लुएंसेस द सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है, डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है। डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या है, इज़ द फेलियर टू मीट द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे आप उसको पे नहीं कर सकते। तो मार्केटेबिलिटी क्या है, इज़ द एबिलिटी टू सेल सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज़, कि आप अपनी सिग्निफिकेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं, अपने शेयर्स हैं, अपने बॉन्ड्स हैं, अपने डिबेंचर्स हैं, उनको आप बेच सकें इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द सेकेंडरी मार्केट विदाउट सिग्निफिकेंट प्राइस कंसेशन, कि आपको प्राइस कंसेशन ना देना पड़े। ये नहीं है कि आपका शेयर अगर 100 रुपीज़ का है, आप बेचना चाह रहे हैं तो आप उसको 90 में जाके बेचें, नहीं, अगर आप उसमें लॉस नहीं करेंगे और आराम से आप सिग्निफिकेंटली सेकेंडरी मार्केट में बेच लेंगे कंसेशन के बगैर, देन आपकी ये मार्केटेबिलिटी है। तो अब अगर हम रेटिंग्स की बात करें बाई इन्वेस्टमेंट एजेंसीज ऑन द डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या होता है, तो रेटिंग्स के लिए जो मारूफ इसमें बुक में दी गई हैं, मोडीज़ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हैं और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स हैं। तो अगर मोडीज़ की बात की जाए तो उसमें बेस्ट क्वालिटी जो है ए कैपिटल है और डबल ए जो स्मॉल है, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स में है तो वो ट्रिपल ए तीनों कैपिटल है, जिसमें बेस्ट क्वालिटी मूडीज़ कहता है उसको, वो कहते हैं हाईएस्ट ग्रेड है इन्वेस्टमेंट का, और ए स्मॉल और ए कैपिटल है तो इसमें कहते हैं हाई क्वालिटी है, डबल ए है तो स्टैंडर्ड्स कहता है हाई ग्रेड है। ये क्वालिटी कह रहे हैं, ये ग्रेड्स कह रहे हैं। तो ए पे जाएंगे तो अपर मिड ग्रेड है और इधर भी ए जो है हायर मिड ग्रेड है। तो बी डबल ए जो है मीडियम ग्रेड है और ट्रिपल बी जो है मीडियम ग्रेड है। तो ये तो अपर वाली। अब अगर आ जाएंगे हम बी ए पे, तो पोजेसिस द स्पेक्युलेटिव
एलिमेंट्स। अब ये वो उधर आ गए हैं जहाँ स्पेक्युलेटिव एलिमेंट्स आ गए हैं कि मीन उसमें रिस्क बढ़ना शुरू हो गया इसका, तो इसको वो सी को लोएस्ट ग्रेड कहते हैं, डबल बी स्पेक्युलेटिव है, और डी जो है इज़ द पेमेंट डिफ़ॉल्ट का बात करता है कि पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो सकती है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स की अगर बात करें, रिप्रेजेंट्स द टॉप 4 कैटेगरीज के इन्वेस्टमेंट इधर की जा सकती है, और ब्लो इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स की बात करें, रिप्रेजेंट ऑल अदर कैटेगरीज। ये टॉप जो है ये कर रही हैं टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स की, और ये जो है लो उस पर कर रही हैं कैटेगरी। तो ये जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। व्हाट इन्फ्लुएंसेस द एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी रिटर्न्स, तो सिक्योरिटी रिटर्न्स का एक्सपेक्ट क्या करते हैं आप, रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम अगर मैच्योरिटी की बात करें, मैच्योरिटी क्या होती है कि जब आपके मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाती है सिक्योरिटी, इज़ द कंसर्न विद द लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी, कि जो सिक्योरिटी है उसकी लाइफ मुकम्मल हो गई और वो मैच्योर हो गई आपकी। द अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ सिक्योरिटी बिकम ड्यू, तो वो आपको उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ड्यू हो गई है। तो देन द टैक्सेबिलिटी क्या है, कंसीडर द एक्सपेक्टेड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ पे जो टैक्स का रेट है या टैक्स लगता है उसकी बात हो रही है। अब टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स की अगर हम बात करें तो इसको ग्राफिक रिप्रेजेंट्स किया है, यील्ड की परसेंटेज दी गई है और ईयर ऑफ मैच्योरिटी की परसेंट दी गई है। तो ए यील्ड कवर इज़ द ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड्स एंड टर्म ऑफ मैच्योरिटी फॉर अ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के, किसी सिक्योरिटी के लिए टर्म ऑफ मैच्योरिटी और यील्ड की क्या है। अगर तो हम याद देखें कि ये जो अपवर्ड आ रही है इसमें यील्ड जो है ये टर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ के साथ बढ़ रही है। मीन ये है कि जैसे जैसे सिक्योरिटी की ईयर ऑफ मैच्योरिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी यील्ड भी बढ़ रही है, तो अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कवर है। यूजुअली ऐसे होता है, यूजुअली जो है आपकी विद द मैच्योरिटी पीरियड यील्ड उसकी परसेंटेज जो बढ़ रही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये सिचुएशन भी है डाउन स्लोपिंग यील्ड कर्व भी हो सकती है। तो जो डाउन स्लोपिंग जो यील्ड कवर है वो अनयूजुअल होती है। तो ये थी यील्ड कवर ऑफ द ग्राफ रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड एंड टर्म मैच्योरिटी पार्टिकुलर्स। तो अगर यूएस ट्रेजरी यील्ड कर्व की बात करें, ये क्योंकि बुक में थी 416 तो मैंने कहा ज़रा आपको थोड़ा सा शेयर कर दूं कि यूएस ट्रेजरी मैच्योरिटी है और यील्ड है, तो इसकी ये जो कर्व बन रही है तो इसका मतलब है कि ये एक्सपेक्टेड जा रही है। यील्ड कर्व इज़ द रिलेशनशिप ऑफ यूएस ट्रेजरी इफेक्टिव अप्रैल दिस सी दिस, ये आ गया। अब हम करें व्हाट इन्फ्लुएंसेस द एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी रिटर्न्स का क्या है, एम्बेडेड ऑप्शन क्या है, प्रोवाइडेड दैट अपॉर्चुनिटी टू चेंज अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिक्योरिटीज़ के किए जाते हैं। इन्फ्लेशन का क्या अफेक्ट पड़ता है, इज़ रेज इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, द ग्रेटर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस देन द ग्रेटर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। जब क्योंकि प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही हैं इन्फ्लेशन की वजह से, तो जब इंक्रीज़ हो रही है तो उसका फिर इसका रिटर्न भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये था चैप्टर 2 हमारा आज ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर 3 पे बात करेंगे। उम्मीद है कि आप सारा समझ गए होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस चीज़ को समझें तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या कोई टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर नहीं हुआ तो उस पर मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।